Hello everyone, welcome to Chahal Academy. In this video, we are going to study about federalism. आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है और इंडिया में आज की डेट में हमें एक से ज्यादा गवर्नमेंट क्यों देखने को मिलती है, जैसे कि हमें अलग अलग लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि फेडरलिज्म के इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम फेडरलिज्म के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है। देखिए, फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या पावर्स को डिवाइड करते हैं। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ अथॉरिटी होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ अलग अथॉरिटी होती है और ये दोनों गवर्नमेंट एक दूसरे की अथॉरिटी में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करते हैं और इसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। ये फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि ये फेडरलिज्म का पूरा कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का भी एक बहुत अहम हिस्सा है, यानी कि आप इस फेडरलिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन से कभी नहीं हटा सकते। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में हमें एक से ज्यादा गवर्नमेंट देखने को क्यों मिलती है। क्योंकि इंडिया एक डाइवर्सिटी से भरा देश है। यहां पर हमारे ज्योग्राफी डाइवर्सिटी के अलावा पॉलिटिक्स में भी या फिर लोगों की अलग अलग डिमांड में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडिया की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाइवर्सिटी है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु एक्सेट्रा। और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर डेवलपमेंट सबसे बड़ा इशू है और डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही इन स्टेट्स को बड़े स्टेट से अलग किया गया है। जैसे छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया, या झारखंड को बिहार से अलग किया गया, या उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया। और अगर हम सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट लेवल पर भी एक स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट उन स्टेट्स की रीजनल डिमांड्स को और रीजनल प्रॉब्लम्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हैं और इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट उन स्टेट्स की प्रॉब्लम्स को ज्यादा बेहतर तरीके से लोकल लोगों की हेल्प से ज्यादा अच्छे से सॉल्व भी कर सके। फेडरलिज्म के फीचर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन बहुत सारे फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमें यह देखने को मिलता है कि अगर किसी भी देश में दो या दो से ज्यादा प्रकार की गवर्नमेंट है या दो से ज्यादा टीयर की गवर्नमेंट है, तो वो फेडरलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया में आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट देखने को मिलती है। जैसे सेंट्रल लेवल पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या फिर स्टेट लेवल पर हम स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं जिसके हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं। इसके अलावा एक थर्ड टीयर भी आपको इंडिया की गवर्नमेंट में देखने को मिलता है, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं और आम भाषा में इसे हम पंचायत और नगर पालिका के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि इंडिया के रूरल इलाकों में हम पंचायत इंप्लीमेंट करते हैं और इंडिया के अर्बन इलाकों में हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी को इंप्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा फेडरलिज्म के फीचर में और बहुत सारी चीजें भी इंक्लूड होती है। नंबर 1, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना या उसमें अमेंडमेंट लेकर आना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता। नंबर 2, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ना आ जाए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट क्यों ना आ जाए, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई भी क्यों ना बन जाए, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सबसे बड़ा ही रहेगा। चाहे एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो या जुडिशरी हो, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग और कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। एंड नंबर 3 इज बेसिकली द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। साथ ही साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी फेडरलिज्म के अंदर ही आता है, क्योंकि जुडिशरी का काम होता है कानूनों को चेक एंड बैलेंस करना। इसका मतलब
अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव ने कोई भी ऐसा कानून बनाया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट या बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाता है, तो जुडिशरी उस कानून को कैंसिल कर सकती है और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जुडिशरी को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते उनके डिसीजंस के लिए, यानी कि जुडिशरी के पास एक कंप्लीट अथॉरिटी है सही को सही और गलत को गलत कहने की। इसके अलावा बायकैमरलिज्म भी हमें फेडरलिज्म का एक इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है। बायकैमरलिज्म का मतलब होता है द्विसदन। इसका मतलब पार्लियामेंट को जब हम देखते हैं तो पार्लियामेंट में हमें दो अलग अलग हाउस देखने को मिलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसे ही हम बायकैमरलिज्म कहते हैं। और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर आते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ स्टेट्स इंडिया में ऐसे हैं जहां पर आपको विधानसभा और विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों देखने को मिलते हैं। इसे ही हम बायकैमरलिज्म कहते हैं और यह हमारे फेडरलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा डिवीजन ऑफ पावर फेडरलिज्म का एक अनइग्नोरेबल फीचर है। इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में लिस्ट दी गई है और कुल मिलाकर 3 तरह की लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में दी गई है, नोन एज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी आपके सब्जेक्ट आते हैं उन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे डिफेंस हो गया या एटॉमिक एनर्जी हो गया या फॉरेन अफेयर्स हो गए या वॉर एंड पीस हो गया, इस पर कानून बनाने की अथॉरिटी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। या इसके अलावा अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं उन पर कानून बनाने की अथॉरिटी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की होती है। एग्जाम्पल के तौर पर एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन या खुद में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और एक और लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसे हम कंकरेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं, और कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं उन पर कानून बनाने की अथॉरिटी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की होती है। एग्जाम्पल के तौर पर एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन एटसेट्रा। इसी तरह के पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आपको डिटेल में और आसान भाषा में समझना है जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बनाएगा, सो फॉर दैट प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।